एवरीवन। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हेलो एरेंस के रासायनिक गुण। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरेंस। तो हेलो एरेंस क्या होते हैं ये हमने पहले ही पढ़ लिए थे। हेलो एरेंस के प्रिपरेशन के मेथड्स भी हमने पढ़ लिए थे, कैसे इनको बनाया जाता है। तो आपको पता है हेलो एरेंस क्या है, फिर भी हम आपको दोबारा से बता देते हैं हेलो एरेंस होते क्या हैं। ठीक है, यानी एरिन पे, एरोमेटिक रिंग पे हमारा जब एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाता है किसी हैलोजन से, तो बन जाता है आपका हेलो एरेंस। ओके, जैसे हम लिखते हैं, जैसे आपका हेलो एरेंस क्या होते हैं, हेलो एरेंस। ओके, तो आपका एक एरिन रिंग है, यानी बेंजीन, ये बेंजीन रिंग है। ओके, यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा किससे, किसी हैलोजन से। हैलोजन को हम एक्स से दिखाते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हेलो एरिन। ठीक है, तो ये हेलो एरिन हो गया। तो जैसे मैं लिखूं एक और कंपाउंड, आपके हेलोजन की जगह से क्लोरीन लिख दिया तो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो यही हेलो एरिन्स है। इनके प्रिपरेशन मेथड्स हमने सारे कंप्लीट कर लिए थे। इनके आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण भी पढ़ लिए थे। अभी रासायनिक गुण यानी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ने हैं, किस टाइप की रासायनिक अभिक्रिया आपके हेलो एरिन्स देते हैं। जैसे हमने हेलो एल्केन्स में बताया था आपको, हेलो एल्केन्स आपके नाभिक राय की प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसएन रिएक्शन देते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस देते हैं, और कुछ मेटल्स के साथ हमने रिएक्शंस पढ़ी थी। ऐसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आप देखिए, फर्स्ट हम नाभिक राय की प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही इसमें देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट होगा आपका हेलो एरिन्स में नाभिक राय की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो फर्स्ट लिखेंगे आप नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, किसमें, हेलो एरिन्स में। ठीक है, इसको हमने शॉर्ट में बोला था एसएन लिखते हैं ना, एसएन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जनरली क्या होता है कि जो आपके हेलो एरेंस होते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर पे आपके नाभिक राय की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं देते हैं। जैसे हेलो एल्केन्स में हमारे जो नाभिक राय की प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता था वो इजीली नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हमारे हेलो एल्केन्स अभिक्रिया करते थे और आपके प्रोडक्ट फॉर्म करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके कारण है, इसके क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं, क्या हेलो एरेंस नाभिक राय की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि आप लिखेंगे हेलो एरेंस सामान्य परिस्थितियों, सामान्य परिस्थिति यानी नॉर्मल जो कंडीशन होती है, जैसे सामान्य ताप, सामान्य ताप, सामान्य दाब। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन होती है। हेलो एरेंस सामान्य परिस्थितियों पर एसएन अभिक्रिया, हेलो एरेंस में लिख लीजिएगा। ठीक है, हेलो एरेंस में सामान्य परिस्थितियों पर एसएन अभिक्रिया संभव नहीं है, एसएन अभिक्रिया संभव नहीं है। ओके, क्यों नहीं है, अब इसके क्या कारण है। ठीक है, रीजन देखिए, रीजन, व्हाट आर द रीजन्स। रीजन क्या होंगे यहाँ पे, फर्स्ट होता है आपका अनुनाद प्रभाव, फर्स्ट कारण होता है आपका अनुनाद प्रभाव। ठीक है, यानी क्या कह सकते हो इसको, आंशिक द्विकबंध प्रकृति, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। एक तो ये है रेजोनेंस इफेक्ट आ जाता है एक तो इसमें, सेकेंड है आपका फेनिलएलानाइन का बनना। ठीक है, सेकेंड है फेनिलएलानाइन का बनना। थर्ड है CH आबंध में कार्बन के संकरण में अंतर। ठीक है, और चौथा होता है आपका, चौथा इफेक्ट, चौथा कारण क्या होता है, चार कारण है इसके, प्रतिकर्षण। ठीक है, प्रतिकर्षण होता है यहाँ पे संभावित प्रतिकर्षण। चौथा है आपका संभावित
प्रतिकर्षण। अब ये क्या है, कैसे ये अनुनाद प्रभाव दिखाते हैं, क्या आपका ये थेनोथेनाइन है, इसको हम देखेंगे वन बाय वन। क्या कारण है कि ये हैलोएरिन सामान्य परिस्थितियों पर ऐसा अभिक्रिया नहीं देते हैं, ठीक है, लेकिन हम इनको एक्सट्रीम कंडीशन, जब हम इसको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर देंगे तब ये अभिक्रिया संभव है, उसको हम इसके बाद करेंगे। पहले इन कारणों को देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट कारण है आपका अनुनाद प्रभाव, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट होता है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, स्थानांतरण ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब आपके डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स में रेजोनेंस के कुछ क्या होते हैं, पेयर्स होते हैं, जैसे आपके डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो, अल्टरनेट कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिंगल, कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, संयुग्मित युग्म हो तब आपका रेजोनेंस होता है। यानी संयुग्मित युग्म का मतलब होता है एकांतर स्थिति में हमारे डबल एंड सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, या डबल एंड लोन पेयर हो, ठीक, या आपके डबल एंड पॉजिटिव चार्ज हो, या डबल बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल हो, तब आपका रेजोनेंस इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का एक जगह से दूसरी जगह पे विस्थापन होते रहता है, यानी घूमते रहते हैं आपके डबल बॉन्डेड कार्बनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। क्योंकि रेजोनेंस एक ऐसा इफेक्ट होता है जब किसी कार्बनिक यौगिक की एक संरचना से हम उसके सारे भौतिक या रासायनिक गुणों का पता नहीं कर सकते हैं, तब उसके डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स प्राप्त होते हैं हमें रेजोनेंस के द्वारा, तो उनके हम अलग अलग गुणों को उनके द्वारा स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रेजोनेंस इफेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट कैसे आता है, जैसे आपका कोई हैलोएरिन है, ये आपका हैलोएरिन का रिंग है, जैसे हम लेते हैं कोई क्लोरोबेंजीन, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, लिख लेंगे इसको आप, ये आपका क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अल्टरनेट बेंजीन में तो रेजोनेंस शो होता ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो एकांतर स्थिति में डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल है, ठीक है। अब क्लोरीन पे कैसे यहाँ पे अनुनाद, या यहाँ पे कहते हैं कि एकांतर द्विबंध बन जाते हैं हम, जैसे क्लोरीन पे कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन कोष पे क्लोरीन में आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोन पेयर होते हैं, 6 लोन पेयर, 3 लोन पेयर है, ठीक है, 1 2 3, और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो एक इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया कार्बन के साथ, ठीक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर। अब देखिए मैंने बोला रेजोनेंस कब होता है, जब डबल बॉन्ड हो एकांतर स्थिति में, फिर सिंगल हो, फिर लोन पेयर हो, तो यहाँ देखिए डबल सिंगल लोन पेयर, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। और एक कारण और है, जो क्लोरीन होता है आपका जनरली माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है, माइनस आई प्रेरण प्रभाव दिखाते हैं। माइनस आई प्रेरण प्रभाव का मतलब जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचते हैं। जनरली क्लोरीन या इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर खींचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, लेकिन ऐसा नहीं होता यहाँ पे। क्यों नहीं होता, क्योंकि जब कोई भी क्लोरीन यानी हैलोजन किसी एरिन रिंग पे लग जाता है तो वो प्लस आर इफेक्ट शो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अनुनाद स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे देखो डबल सिंगल लोन पेयर है, तो यहाँ से ये लोन पेयर नीचे रिंग की ओर पुश करते हैं, नीचे को पुश करता है क्लोरीन, यानी रिंग नीचे को खींचता है क्लोरीन लोन पेयर्स को, तो यहाँ से रिंग यहाँ नीचे आ जाते हैं, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। अब देखिए, अब जनरली क्या होता है, जैसे आपका हेलो एल्केन है, ठीक है, हेलो एल्केन में आपका जैसे यहाँ पे है क्लोरो एल्केन, ठीक है, क्लोरोमीथेन है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, ठीक है, तो यहाँ से ले जाता है और यहाँ से कोई हैलोजन आके यहाँ पे अटैक करता है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, तभी तो ये हैलोजन यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। हेलो एल्केन्स में ये होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस विद्युत ऋणात्मक होता है क्लोरीन से, तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके यहाँ से निकल जाता है और नया ग्रुप आ जाता है हेलोजन ग्रुप यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा आसान होता है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हो जाता है, तो डबल बॉन्ड को तोड़ना, कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है। एक तो ये कारण है, दूसरा कारण यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन्स देखा तो यहाँ पे ऋणात्मक आवेश और ज्यादा आ जाएगा यहाँ पे, तो हमने तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है, न्यूक्लियोफाइल में तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है,
तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ नेगेटिव, जहाँ पे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, वहां अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अनुनाद के कारण यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाता है, अनुनाद। ओके, तो अनुनाद जैसे यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा आपका ये, और रेजोनेंस को हम इस साइन से दिखाते हैं। ठीक है, तो सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, देखो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बना लिया इस लोन पेयर ने। ठीक, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया आपका। ठीक है, और ये सीधा। ठीक, फिर सेकेंड स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपका, फिर शिफ्ट होते रहेंगे इलेक्ट्रॉन, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आएगा आपका। ठीक है, ये और इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, इस तरीके से शिफ्टिंग होती रहेगी जब तक ये पूरा कंप्लीट ना हो जाए एक रोटेशन। वैसे तो ये रोटेशन चलती रहता है कंटिन्यूअसली। ठीक है, फिर यहाँ इधर आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका ऐसे बनेगा, देखिए। ठीक है, फिर ये इधर आ जाएगा बॉन्ड और ये फिर वापस चला जाएगा अपने रिंग पे। ठीक है, इस तरीके से ये रेजोनेंस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। अब यहाँ से ये फिर दोबारा से लोन पे रहेंगे, फिर यहाँ शिफ्ट होगा, इस तरीके से रेजोनेंस चलते रहता है। ठीक है, और तो इसका कारण क्या है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक क्यों नहीं करता है हेलो एरिन में। फर्स्ट कारण मैंने बोला था अनुनाद प्रभाव, रेजोनेंस इफेक्ट के कारण। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाता है, कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में आंशिक द्विबंध आ जाता है, और आंशिक द्विबंध को अरे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, तो डबल बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में। हेलो एल्केन्स में तो सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यही कारण, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कार्बन एंड क्लोरीन के बीच आंशिक द्विबंध बनने के कारण कार्बन एंड क्लोरीन के बीच आंशिक डबल बॉन्ड यानी द्विबंध को तोड़ना, द्विबंध का विदलन लिखते हैं, द्विबंध को तोड़ना कठिन है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता है। ठीक है, और एक तो ये रीजन है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या है, असंभव है। ठीक है, या तो पॉसिबल नहीं है, आप लिख लीजिएगा इधर। ठीक है, तो ऐसा फर्स्ट कारण ये है कि यहाँ पे द्विबंध बन जाता है, और एक तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी यहाँ पे ज्यादा हो जा रही है। तो न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी आपका कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, वो वहां जाके अटैक करेगा जहाँ पे धनायन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं धनायन ही नहीं बन रहा है। ठीक है, धनायन तो ऊपर क्लोरीन पे बन रहा है, तो क्लोरीन तो यहाँ हमें अटैक कहाँ पे करना है, हैलोजन की रिंग पे, रिंग अटैक यहाँ होना है इसका, तो यहाँ पे अटैक नहीं पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट कारण तो आपका ये हो गया कि अनुनाद प्रभाव कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में आंशिक द्विबंध बनने के कारण यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि आंशिक द्विबंध को तोड़ना ज़्यादा डिफिकल्ट है एकल बंध को तोड़ने के कंपैरिजन में। और सेकंड कारण ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पे कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में जो कार्बन है उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन की घनत्वता ज्यादा है। ठीक है, इस वजह से सेकंड कारण देखेंगे। फर्स्ट रीजन तो ये हो गया। सेकंड रीजन है आपका फेरिल धनायन का बदना लिखा था मैंने, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा अस्थायित्व। अब जनरली एसएन रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप के, SN2 एंड SN1। ठीक है, अब अगर हम देखें SN1 में क्या होता था, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता था, कार्बोधनायन का। ठीक है, तो फर्स्ट जैसे यहाँ पे है आपका क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन, ये है आपका क्लोरोबेंजीन। अगर ये इलेक्ट्रॉन को लेके जाता है अपने रिंग से, ठीक है, तो आपका देखो क्या बनता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये अगर चला गया यहाँ से, ठीक, तो पॉजिटिव, ये क्या बन गया आपका फेनिल
धनायन, इसका नाम है फेनिल धनायन, जो बहुत ही अनस्टेबल है। क्या रहता है? अनस्टेबल, अस्थायित्व कंपोनेंट है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी अटैक न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे SN1 भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फेनिल धनायन के अस्थायित्व के कारण यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होती है। सेकंड रीजन ये हो गया आपका। ठीक है, थर्ड रीजन था CH आबंध पर कार्बन के संकरण में अंतर। ओके, तो थर्ड कारण ये था कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक क्यों नहीं हो सकता है। देखो, जैसे आपका ये हेलो एरिन है, ये हेलो एरिन है और ये आपका हेलो एल्कीन है। ठीक है, ये हेलो एरिन, ये हेलो एल्केन। अब देखिए, जिस कार्बन से यहाँ क्लोरीन जुड़ा हुआ, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं आपको ज्यादा समझ आएगा। इस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन सबसे सिंगली बॉन्डेड है, जो क्या है, अटैच है, यानी सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है यहाँ पे आपका हेलो एल्केन में। ठीक है, तो यानी इस कार्बन पे कौन सा संकरण है, जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है उस पे कौन सा संकरण है, sp3। आपको पता है जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है तो कार्बन के साथ, कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो वहाँ पे sp3 आता है, डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है sp2, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है कार्बन तो sp। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है सभी से, तो sp3 संकरण है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन, यहाँ पे कार्बन होगा। ठीक है, ये यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इधर सिंगल है, तो ये कार्बन और क्लोरीन जो CH है, C और क्लोरीन के बीच में जो बंध है, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन से, तो यानी इस पे कौन सा संकरण आ जाएगा, sp2 संकरण। ठीक है, अब देखो जब sp2 संकरण यहाँ पे, हाँ अब देखिए यहाँ पे S कैरेक्टर कितना होगा, परसेंटेज कितना होगा S का, S गुण, यानी S का कितना परसेंट है यहाँ पे 33.3%। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे sp2 था, यहाँ पे आपका 25%। ठीक है, समझ आ रहा होगा, ये आपको पता होगा। जैसे आपका ये sp है, ये sp2 संकरण है, ये sp3 संकरण है। ठीक है, तो यहाँ पे आधा ऑर्बिटल s के है, आधे p के, तो यानी 50% है यहाँ पे s कैरेक्टर, 50% s, 50% p। ठीक है, ये है यहाँ पे दोनों आधे आधे है, s कैरेक्टर भी 50% है, p भी 50% है। और यहाँ पे देखो इधर p कैरेक्टर कितना है आपका, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 33.3% आपका s कैरेक्टर होगा और आपका 66.7% कितना होगा आपका p कैरेक्टर होगा। ऐसे यहाँ पे देखो s कैरेक्टर है आपका 25% और p कैरेक्टर, p ज्यादा है 75% है। ठीक है, तो अब देखिए जहां पे s कैरेक्टर ज्यादा होता है तो वहां पे विद्युत ऋणात्मकता भी ज्यादा होती है। जिस कार्बन पे s कैरेक्टर ज्यादा होगा उस पे विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होगी, ज्यादा। यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता कम, विद्युत ऋणात्मकता कम, यहाँ पे इस कार्बन पे विद्युत ऋणात्मकता इसकी कम है, तो यानी इस क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। तो जो जिसकी ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है। ठीक है, और यहाँ से निकल जाता है, तब जाके न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है। तो आसानी से हेलो एल्केन्स में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाता है। अब यहाँ पे देखो इस कार्बन पे इस क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है किससे, इस क्लोरीन से। क्यों है, क्योंकि इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करता है, खींचता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, अनुनाद इफेक्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी रिंग की ओर पुश करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर पुश करेगा तो यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा,
ठीक है। तो इस तरीके से अनुनाद हमारा स्टार्ट होता है और इसलिए न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता है। तो हमने अनुनाद प्रभाव बताया था, उसमें यही रीजन है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नीचे को पुल क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन पे, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो यानी इस पे s गुण ज्यादा है हेलो अल्कीन के कंपैरिजन में इस कार्बन से, ठीक है। और s गुण ज्यादा है तो इसमें विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है इस क्लोरीन से, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेंगे, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की घनत्वता बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, उस पर इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पे अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो ये कारण हो गया तीसरा भी, इसको आप देख लेंगे। फिर हम चौथा कारण देखते हैं, तथा प्रतिकर्षण, ठीक है। चौथा कारण भी आपका इसमें बता दिया है मैंने, संभावित प्रतिकर्षण। ओके, तो प्रतिकर्षण का मतलब होता है आपका जो हेलो एरिन रिंग है, ठीक है, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि इस यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है यहाँ पे हर जगह, ऑर्थो में पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन, अनुनाद के कारण हमारे इलेक्ट्रॉन घूमते जा रहे हैं, ठीक है, अनुनाद के कारण। अब न्यूक्लियोफाइल क्या है आपका, वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है, उसके इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है, तो यहाँ पे रिपल्सन होगा, कहीं भी अटैक नहीं कर पाएगा, हर जगह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है इस रिंग पे, तो इस कारण यहाँ पे प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे कि जो आपके हेलो एरिन रिंग होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ठीक है, उन पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, और न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन अधिकता समूह होता है, ठीक है। तो इसलिए वहां पे प्रतिकर्षण स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता है। तो सामान्य परिस्थितियों में मैंने आपको बताया, सामान्य परिस्थिति यानी सामान्य दाब पर आपके जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो हेलो एरिन रिंग पे अटैक नहीं करते, यानी वहां पे उसका प्रतिस्थापन नहीं हो पाता है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है सामान्य परिस्थितियों में। लेकिन अगर हम एक्सट्रीम कंडीशन देंगे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, यानी प्रतिस्थापन पॉसिबल है, ठीक है। इसको अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि अगर हम हेलो एरिन्स को क्या दें, एक्सट्रीम कंडीशन दें, तो तब हमारा रिएक्शन पॉसिबल है। हमने देखा कि हेलो एरिन्स में एसन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है सामान्य परिस्थितियों पे, ठीक है, लेकिन SN2 अभिक्रिया संभव है कुछ परिस्थितियों में, और वहां पे हाइड्रोक्सिल समूह प्रतिस्थापित हो सकता है, यानी हाइड्रोक्सिल यानी OH नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल है आपका, ये समूह यहाँ पे प्रतिस्थापित कर सकता है हेलोजन को हेलो एरिन्स में, ठीक है। केवल SN2 अभिक्रिया होगी, SN1 नहीं। हेलो एरिन्स में अभिक्रिया होगी, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, लेकिन कौन से टाइप की, SN2, SN1 नहीं होगी, ये याद रख लेना आप लोग। लेकिन SN2 भी कब होगी, जब हम उसको हाई टेम्परेचर देंगे, हाई प्रेशर देंगे, और आपका जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो स्ट्रांग होगा, तब जाके आपकी रिएक्शन पॉसिबल है। तो आप लिखेंगे, ठीक है, SN2 अभिक्रिया हेलो एरिन्स में SN2 अभिक्रिया संभव है जब ताप उच्च हो, ठीक है, ताप यानी टेम्परेचर उच्च हो, कितना, 663 केल्विन ताप हो। दूसरा, दाब उच्च हो, 300 एटमॉस्फेयर आपका दाब होना चाहिए। और तीसरा आपका प्रबल न्यूक्लियोफाइल हो, प्रबल नाभिक रागी हो, तब जाके आपकी हेलो एरिन में हाइड्रोक्सिल समूह प्रतिस्थापित हो सकता है। जैसे हम रिएक्शन लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे आप रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन है ये आपका, ठीक है, ये है क्लोरोबेंजीन। तो इसमें हम रिएक्शन करा रहे हैं किसकी, NaOH, प्रबल न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका हाइड्रोक्सिल समूह देगा, यानी हाइड्रोक्सिल न्यूक्लियोफाइल होगा ये। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है आपका, 663 केल्विन, दाब 300 एटमॉस्फेयर। ये कंडीशन होंगी तब जाके हमारा ये हाइड्रोक्सिल समूह इसको प्रतिस्थापित कर सकता है यहाँ से, तो हमारा बन जाएगा यहाँ पे
फिनॉल, ये क्या है आपका फिनॉल, ठीक है फिनॉल। तो ये हमारा बन गया अल्कोहलिक बेंजीन, ठीक। फिर ये हो गया आपका, ठीक है। अगर एक कंडीशन और है, वो भी बहुत अच्छी कंडीशन है, अगर हम वो कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा कम तापमान पे ही रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। वो कंडीशन लिखेंगे आप, इस रिएक्शन को लिखने के बाद फिर हम नई कंडीशन लिखेंगे। आपने आई होप भी उतार लिया हो। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, यदि ऑर्थो तथा पैरा, ठीक है, ऑर्थो तथा पैरा स्थिति में इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह, इलेक्ट्रॉन अपनयक को कहते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो, इलेक्ट्रॉन अपनोइंग ग्रुप जुड़ा हो तो अभिक्रियाशीलता बढ़ जाती है, ठीक है। तब रिएक्शन आसान हो जाती है। देखो जैसे हम रिएक्शन की फॉर्म में देखेंगे, पहले देख लीजिए इलेक्ट्रॉन अपने समूह कौन होते हैं, ऐसे समूह जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर विथड्रॉ करते हैं, विथड्रॉ मतलब खींचते हैं, ठीक है। जैसे आपका नाइट्रो समूह, NO2 समूह जहाँ पे लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर विथड्रॉ करेगा, खींचेगा, पुल करेगा, ठीक है। तो ये ऐसे समूह को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह, ठीक है। जैसे OH भी आपका इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह है, SO3H होता है सल्फोनिक, ठीक है, सल्फोनिक समूह। तो ये आपने पढ़े होंगे 11th में इन समूहों को। जैसे हम देखिए रिएक्शन की फॉर्म में देखते हैं, जैसे आपका है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन को ही ले रहे हैं हम, ठीक। यहाँ पे जुड़ा है आपका पैरा, कहाँ पे, केवल ऑर्थो एंड पैरा, यानी ऑर्थो ये पोजीशन होती है, पैरा ये होती है 6 स्टेट पे, ठीक है। और ये मेटा होती है, केवल ऑर्थो एंड पैरा पे जुड़ा होना चाहिए, मेटा पे नहीं। इसको भी हम देखेंगे अभी। यहाँ पे क्या जुड़ा है आपका नाइट्रो समूह NO2। तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाता है, आसान हो जाती है। यहाँ पे देखो रिएक्शन कम टेम्परेचर पे पॉसिबल हो जाती है। यहाँ पे टेम्परेचर हम कितना ले लेते हैं 443 केल्विन पे, ठीक है। इतने कम टेम्परेचर पे ही हमारी रिएक्शन संभव होती है, ठीक है। हमें दाब का दिया नहीं है, दाब। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा देखेंगे, Cl, तो सॉरी यहाँ पे आ जाएगा हमारा OH, इसको प्रतिस्थापित कर दिया इसने, OH आएगा और नाइट्रो समूह यहाँ पे जुड़े रहेगा आपका, ठीक है। तो हमारा ये रिएक्शन 443 केल्विन पे ही रिएक्शन पॉसिबल होगी। किसके आने के कारण, नाइट्रो समूह आने के कारण, इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह आने के कारण। ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर विथड्रॉ करता है, यानी इलेक्ट्रॉन की घनत्व को थोड़ा कम कर देता है ये रिंग में, जिसके कारण हमारा रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि बेंजीन पे OH समूह लगा होता है तो उसको हम कहते हैं फिनॉल। तो यहाँ पे पैरा भी नाइट्रो, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। अगर और आसान हो जाएगी अगर हमारे 2 NO2 समूह जुड़े हों, ठीक है। देखो ये आपने नोट कर लिया होगा। रिएक्शन तब और आसान हो जाती है जैसे ये आपका क्लोरोबेंजीन, रिंग थोड़ा सही बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसको दोबारा ही बनाते हैं अच्छे से। देखिए ये आपका है क्लोरोबेंजीन, ठीक। अगर हमारा क्या हो, एक ऑर्थो पे जुड़ा है और एक पैरा पे जुड़ा है रिंग, नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो समूह, ठीक है। तब तो रिएक्शन और आसान हो जाएगी हमारी। देखो 368 केल्विन पे ही रिएक्शन हो जाती है हमारी यहाँ पे, ठीक है। NaOH यानी ये क्या देगा, हाइड्रोक्सिल न्यूक्लियोफाइल देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है, बेंजीन, हमारा बेंजीन रिंग सही नहीं बन रही है, तो हमारा बन जाता है यहाँ पे OH आ जाएगा, इधर नाइट्रो समूह वही रहेंगे यहाँ पे। तो इसका नाम हो जाएगा आपका, क्या नाम होगा, ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रोफिनॉल, तो ये हो गया। और यदि
यहाँ इस वाले ऑर्थो पोजीशन पे भी नाइट्रो समूह आ जाए तब तो रिएक्शन केवल गर्म करने पे ही हो जाती है। देखो यहाँ भी नाइट्रो समूह, इधर भी नाइट्रो समूह, इधर भी नाइट्रो समूह। तो रिएक्शन को हमें टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की जरूरत ही नहीं पड़ती, यहाँ केवल क्या करना पड़ता है, गर्म, केवल गर्म करेंगे हम इसको तो आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा बन जाता है OH, यहाँ NO2 रहेंगे इधर ही, ठीक है, ये NO2 NO2। तो इसका नाम है आपका पिक्रिक एसिड। क्या नाम है, पिक्रिक एसिड, कॉमन नेम है इसका पिक्रिक एसिड। और अगर इसका नाम लिखेंगे तो ऑर्थो डाइनाइट्रो पैरा नाइट्रो फिनॉल, ठीक है। तो इसका नाम जनरली हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं। फिनॉल पे हम अगर बेंजीन पे OH जुड़ा है और 3 नाइट्रो समूह जुड़े हैं तो उसका नाम होता है पिक्रिक एसिड। तो ये हाईली एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, ठीक है, विस्फोटक के काम में आता है पिक्रिक एसिड आपका। तो ये आपके SN2 रिएक्शन हमारे कंप्लीट हो गए हैं हेलोएरिन्स में। तो आप ये याद रखेंगे कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हेलोएरिन्स में सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं है। कब संभव है, जब उनको हम हाई टेम्परेचर देंगे, उच्च ताप देंगे, उच्च दाब देंगे, प्रबल न्यूक्लियोफाइल होगा। यदि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे हमारे नाइट्रो समूह जुड़े हो यानी इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह जुड़े हो तो रिएक्शन और आसान हो जाती है, तो हमारी SN2 अभिक्रिया पॉसिबल है। तो SN2 अभिक्रिया पता है आपको केवल एक ही स्टेप में पूरी होती है, हमने ये पहले पढ़ा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है जैसे क्या कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही जब हम नाइट्रो समूह यानी इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह लगाते हैं तभी हमारी अभिक्रियाशीलता बढ़ती है, मेटा पोजीशन पे लगाने पे क्यों नहीं बढ़ती है, इस पे विचार करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके NCERT बुक में, इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, ठीक है। फिर भी हम इसको देख लेंगे, इसका सॉल्यूशन आप बुक से देख लेंगे, बट ये इसका रीजन क्या है, ठीक है। तो इसको रीजन हम किससे देख समझते हैं, अनुनाद से यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से समझते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, कि मेटा पोजीशन पे अगर हम नाइट्रो समूह लगा देंगे तो अभिक्रियाशीलता पे कोई इफेक्ट यानी कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ता, यानी अभिक्रिया आसान क्यों नहीं होती, जैसे यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नाइट्रो समूह लगाने पे हो रही है, ठीक है। इसका कारण क्या है, देखो इसका कारण क्या है कि एक क्वेश्चन लिख लेना है, ऑर्थो एंड पैरा स्थिति में नाइट्रो समूह लगाने पे यानी इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह जोड़ने पे अभिक्रियाशीलता बढ़ती है, लेकिन मेटा स्थिति में नाइट्रो समूह लगाने पे अभिक्रियाशीलता पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन आप लिख लेंगे, बुक में दिया हुआ है, वहां से लिखेंगे, पेज नंबर आपके दिए हुए हैं 319 पे। तो इसका कारण वहां पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो इसका कारण क्या है आप देखेंगे। जैसे आपका क्या है, तीनों पोजीशन में लिखेंगे हम, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, जैसे हमने लिया क्लोरो बेंजीन और यहाँ ऑर्थो पे क्या लगा है, नाइट्रो, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा खोल के देखते हैं, इसको हम कैसे समझेंगे, इनके अनुनादी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें समझ आएगा। नाइट्रो समूह का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इनका अनुनाद स्टार्ट कर दे, ऑर्थो में लगा हुआ है यहाँ पे नाइट्रो समूह, फर्स्ट के से लिखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ से हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा छोटा छोटा बनाएंगे ताकि एक ही लाइन में आ जाए। तो हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट हो गया, और नाइट्रो समूह यहीं पे ही है अभी आपका, ठीक है। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ से इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका इधर आया, ये इधर आया, ये ही रहेगा इधर Cl, ठीक। फिर थर्ड, ये नाइट्रो समूह यहीं पे है आपका, ठीक। फिर देखिए ये इधर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारा बना, यहाँ देखिए अब इधर नाइट्रो समूह भी जुड़ा हुआ है हमारा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी आ गया है, ठीक है। ये समझाएंगे इसको। फिर आपका देखो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो हमारा लास्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा,
अब देखिए, अब आप देख सकते हैं जब हम रेजोनेंस करते हैं, जब यहाँ पे इसके अनुनादी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है वो केवल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही आ रही है, मेटा में कहीं पे भी नहीं आई है। देख सकते हैं आप, यहाँ देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अब ये तो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण, विस्थापन। तो सेकेंड स्ट्रक्चर देखिए, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ देखो ऑर्थो पे नेगेटिव की डेंसिटी आई है, नहीं नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आया, ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक, फर्स्ट स्ट्रक्चर में, ठीक है। सेकंड स्ट्रक्चर में देखिए आपका जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी का, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आए, पैरा पे आए, ये पैरा पोजीशन है, ये ऑर्थो, मेटा में नहीं आए, इधर देखो यहाँ से कहाँ आ गए, पैरा पे। फिर यहाँ पे देखिए थर्ड में, इधर देखिए यहाँ से आपका, फिर इधर ये भी मेटा पोजीशन है, ये मेटा, ये ऑर्थो, ये पैरा, ठीक है। तो यहाँ पे ना आगे, फिर ऑर्थो में चले गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अब देखो ऑर्थो में आपका नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता को अपनी ओर खींचेगा, यहाँ से इस पोजीशन में जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता को बैलेंस कर लेगा, यानी इस रिंग को स्टेबल बना देगा और यहाँ से हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो है न्यूक्लियोफाइल है, इस केस में जहाँ जब ये, क्योंकि ये अनुनाद ये रेगुलेशन चलते रहता है कंटिन्यूअसली, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे हमारे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ रही है, तो यहाँ पे अगर जब आपका नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसको अपने ओर खींचेगा और रिंग को क्या बनाएगा, थोड़ा पॉजिटिव चार्ज अधिक बनाएगा, ठीक है। तो रिंग को अपनी ओर करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तब जाके हमारा वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये ऑर्थो पोजीशन पे ये था। ऐसे ही हम पैरा पोजीशन में आप देखेंगे, इसका अनुनाद स्ट्रक्चर देखेंगे, तब भी आप देखेंगे तो ऑर्थो एंड पैरा पे ही हमारे इलेक्ट्रॉन की घनत्वता आएगी। देखो आपको पता होगा, जैसे रिंग है, ठीक है, ये और ये कौन सी पोजीशन होते हैं, ऑर्थो, ये कौन सा पोजीशन होता है, मेटा, आपको पता होना चाहिए इतना। और ये आपके पैरा, ठीक सिमेट्रिकल होते हैं एक दूसरे के सामने से। तो ये ऑर्थो है दो, ये मेटा, ये पैरा पोजीशन है। तो आप देख सकते हो आपके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे, ऑर्थो एंड पैरा पे आ रहे हैं, ऑर्थो एंड पैरा पे आ रहे हैं, ठीक है। तो इस कारण से मेटा स्थिति में इलेक्ट्रॉन की घनत्वता नहीं होने के कारण, इलेक्ट्रॉन चार्ज मेटा पोजीशन पे आता ही नहीं आने के कारण वो रिंग को स्थायित्व प्रदान नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर रिंग को स्थायित्व प्रदान नहीं करेगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा और कोई अभिक्रियाशीलता पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आप मेटा पोजीशन में नाइट्रो समूह लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, कोई अभिक्रियाशीलता आपका अब संभव नहीं होगी, ठीक है। ये कारण हम देख लेते हैं मेटा पोजीशन पे लगा के भी, ठीक है। अगर हम नाइट्रो समूह को मेटा स्थिति में लगाते हैं, देखिए यहाँ पे है मेटा, ये मेटा है, तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा रेजोनेंस, ठीक है। यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, फिर का इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ, ठीक है। और मेटा पोजीशन पे हमारा नाइट्रो समूह है। फिर थर्ड स्ट्रक्चर देखिए, ठीक है। फिर फोर्थ देखेंगे, इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा आपका। अब मेटा पोजीशन पे आप इसको लगा के रखेंगे ताकि हमें समझ आए, ठीक। फिर आपका क्या बनेगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। और लास्ट में हमारा जो बनेगा क्या होगा, हाँ, फिर ये बॉन्ड आपका यहाँ आएगा और ये वापस इधर चला आएगा। तो हमारा लास्ट स्ट्रक्चर बनेगा, इसे बनेगा ऐसे, और ये नाइट्रो समूह यहीं पे है। आप देख सकते हैं मेटा पोजीशन में हमारा नाइट्रो समूह लगा हुआ है, लेकिन किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी संरचना में आप देख सकते हो कहीं पे भी मेटा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आए। देखो यहाँ पे ऑर्थो पे है, यहाँ पे पैरा पे है, यहाँ पे ऑर्थो पे है, ठीक है। तो मेटा स्थिति में इलेक्ट्रॉन्स आए नहीं तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करेंगे और कैसे रिंग को स्थायित्व प्रदान करेंगे,
कैसे वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हम मेटा पोजीशन पर नाइट्रो समूह लगाने पे कोई भी प्रभाव अभिक्रियाशीलता पर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका हेलो एरीन्स में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। अभी जो नेक्स्ट अभिक्रियाएं हैं जो हेलो एरीन्स देते हैं, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, तो वो करेंगे हम, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, इनको आप कर लेंगे। थैंक यू।